हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स थे लास्ट लेसन के, अब हम लोगों ने उसको पूरा पढ़ लिया। अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल बचा होगा तो आप जरूर से बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मॉडल पेपर। आज एक मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास सीरीज होगी अवतार, ठीक है, तो उस सीरीज का जो पहला सेट दिया है, अवतार का जो पहला सेट दिया है मॉडल पेपर का, आज हम लोग उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, यदि आपके पास ऐसा कुछ अगर पेपर्स है तो आप उसे खोल के ले लीजिए और अपने रफ निकाल लीजिए, ताकि जो यहाँ से आपको बताया जाएगा आप धीरे धीरे क्या करिए, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। मुझसे पहले लगाने की कोशिश करिए ताकि आप देख पाइए कि आप सवाल हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, हम लोग उसमें से खंड क करना है केवल फिजिक्स का, ठीक है। मॉडल पेपर आपका स्टार्ट हुआ आज से। ये मॉडल पेपर है सेट फर्स्ट, पहला मॉडल पेपर। और आज हम लोग पहली इस वीडियो में ही इस पूरे मॉडल पेपर को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। पहला है कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब, एक वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है छोटा व आभासी हो, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब, ये प्रश्न नंबर पहले का क है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? छोटा भी होना चाहिए और आभासी भी होना चाहिए। छोटा व आभासी है तो वह संभवतः है, तो प्रयुक्त दर्पण होगा, तो प्रयुक्त दर्पण होगा। तो प्रयुक्त दर्पण कौन सा होगा? बच्चों, आपको दो प्रकार के दर्पण पढ़ाए गए, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है कि हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर सकते हैं, क्योंकि फोकस पर रखेंगे तो अनंत में बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, इसका मतलब बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक भी है। अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन होती है जिसमें प्रतिबिंब उसका आभासी बनता है, लेकिन वो जो वस्तु प्रतिबिंब होता है ना, वो वस्तु से बड़ा होता है। आभासी तो होता है लेकिन वस्तु से बड़ा होता है, बाकी सब स्थिति में तो वास्तविक होता है। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण कभी ये सही, इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? उत्तल। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा उत्तल दर्पण। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया उत्तल दर्पण, यानी कि अगर कोई दर्पण है जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा भी बनाती है और आभासी बनाती है, तो जो दर्पण होगा वह उत्तल प्रकृति का होगा। अगला है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती है? दूसरा वाला इसका है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाती है? मानव नेत्र में किसी वस्तु को कहां बनता है? वह रेटिना पर बनता है। लेकिन बच्चों, रेटिना ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि रेटिना अंग्रेजी वर्ड, इंग्लिश वर्ड है और ये हिंदी में लिखा हुआ मिलता है। तो रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टि पटल पर, और इसी को कहा जाता है रेटिना, ठीक है। दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है, इसलिए दोनों आंसर आपके होंगे। अब ऑप्शन में क्या दिया रहेगा ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया था। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा तुल्य है। इसका जो ग वाला है, विद्युत ऊर्जा
ऊर्जा तुल्य। विद्युत ऊर्जा किसके तुल्य? तो विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र आपको बताया गया है कि W बराबर V और इंटू I। ऑप्शन में देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, जो ऑप्शन से मैं आपको बताऊंगा अभी। अब यहां से V इक्वल क्या होता है, I R होता है। अगर इस सूत्र में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा W बराबर I स्क्वायर। एक सूत्र ये हो गया। अगर इसमें I की वैल्यू रख दी जाए VIT, VIT होता है, यहां भी ठीक होगा। अगर I की वैल्यू रख दी जाए क्या, I इक्वल टू V बटे R, तब क्या मिलेगा, इसी सूत्र में रखेंगे तो मिलेगा W बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R और T, इसी कट जाएगा। तो W बराबर मिलेगा V बटे R और इंटू T। V स्क्वायर R R V स्क्वायर, अच्छा इस सूत्र में, पहले सूत्र में रखना है, इस वाले में रखना है। तो I की जगह पर ये वाला मान अगर हम रखेंगे V बटे R, तो V स्क्वायर और R और इंटू T, ठीक है। तो ये दूसरा सूत्र मिल गया आपको, ये दूसरा सूत्र इस वाले में रखना है, पहले वाले में। तो W इक्वल टू मिलेगा V बटे R, तो V इंटू V बटे R और इंटू T, तो W इक्वल टू मिलेगा V स्क्वायर और T और R। ये तीसरा सूत्र। तो उत्पन्न ऊर्जा के लिए 3 सूत्र दिए जाते हैं। एक सूत्र दिया जाता है W और VIT, दूसरा वाला W और I स्क्वायर RT, तीसरा वाला W बराबर V स्क्वायर R, V स्क्वायर बटा R। और यही ऑप्शन में दिया था, तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तीसरा है प्रतिरोध का मात्रक, गौलक भाव। वह क्या है, प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का बच्चों मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक अगर देखा जाए तो एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक यानी कि यहां से हम निकालेंगे कि V बराबर I R है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटे I। इसका मतलब हम कह सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या हम इसे क्या कहते हैं ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। उसका जो सिंबल है कैसा होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, या हम लोग ये सिंबल यूज कर लेते हैं, दोनों से भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका हो गया, जिसमें चाहते हैं कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा आभासी प्रतिबिंब कैसा दर्पण होगा, वो उत्तर होगा। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाती है, उसका आंसर होगा दृष्टि पटल पर या रेटिना पर। चौथा विद्युत ऊर्जा किससे तुल्य है, तो मैंने 3 ऑप्शन विद्युत ऊर्जा के बता दी, कौन कौन विद्युत ऊर्जाएं हैं। तो ऑप्शन में जो भी आए तीनों में से, ये आएगा, एक से ये आएगा, एक से ये आएगा, एक से, ऑप्शन में यही बस दिया था, बाकी दो नहीं दिए थे। तो विद्युत ऊर्जा की वाला क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे के क्रम में दिया है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है। मनुष्य के नेत्र में रेटिना का क्या काम होता है। तो बच्चों मनुष्य के नेत्र में जो रेटिना का कार्य होता है वह बस इतना है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर बनता है, ठीक है। रेटिना पर बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, रेटिना पर बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। वह कोशिकाएं जो होती हैं, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस कोशिकाओं पर बनता है तो वह कोशिकाएं संवेदित होती हैं, और वह संवेदित कोशिकाएं किसी वस्तु के आकार रंग का आकलन करती हैं और उसके संकेत को कहां भेजती हैं, मस्तिष्क को भेजती हैं,
जिससे हमें उस वस्तु का क्या होता है, रूप रंग आकार का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यही रेटिना का वर्क होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना प्रकाश सुग्राही कोशिका है, उस पर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सिराएं कोशिकाएं होती हैं, कुछ शंकु के आकार की, कुछ दंड के आकार की, कुछ प्रकाश की तीव्रता का मापन करती है, कुछ आकार आकृति का मापन करती है, तो कुछ उसके रंग का मापन करती है, जिससे क्या होता है कि सारी सूचना मस्तिष्क को भेजती है और हम किसी वस्तु के बारे में उसकी सारी चीजें समझ लेते हैं कि उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, ठीक है, उसका रूप कैसा है। अगला जो क्वेश्चन है ख वाला, कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है। अगर कार्निया हमारी गोली नहीं है, अगर कार्निया हमारी गोली नहीं है तो हमारे नेत्र में ऐसा कौन सा दोष होगा जो कार्निया के टेढ़ेपन के कारण होता है। तो बच्चों, कार्निया के जो टेढ़ेपन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वह अबिंदुता का होता है। अबिंदुता, अबिंदुता का जो दोष होता है उस दोष में अगर ऊर्ध्वाधर लाइन ये रहे या क्षैतिज रहे तो इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह ऐसी लाइनों को पहचान नहीं पाता है। यानी अगर कार्निया ऊर्ध्वाधर तल में टेढ़ी हो गई है तो ऊर्ध्वाधर लाइन में उसको टेढ़ी टेढ़ी नजर आएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि लाइन टेढ़ी है या फिर सीधी है। और यदि क्षैतिज लाइन, क्षैतिज तल में उसकी वक्रता टेढ़ी है तो क्षैतिज जो लाइनें होती है उसको टेढ़ी टेढ़ी नजर आएगी। ठीक है, तो ऐसे दोष को कहा है अबिंदुता। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग वाला है ओम के नियम की परिसीमा। ग वाला है तीसरा नंबर, तीसरा ओम के नियम की परिसीमा। ओम के नियम की परिसीमा। परिसीमा का मतलब है कि ओम के नियम की लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिट क्या है। तो बच्चों, ओम की जो नियम की परिभाषा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था का मतलब भौतिक अवस्था, इसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गई, तार की मोटाई हो गई। ठीक है, इन सब अवस्थाओं में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तभी तक ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, तभी तक कोई चालक ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है। यदि कोई चालक अगर इस ओम के नियम, अगर ये ताप में परिवर्तन हो, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। दाब में परिवर्तन हो तो भी चेंज होता है। लंबाई बढ़ जाए, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मोटाई बढ़ जाए, प्रतिरोध घट जाएगा। इसका मतलब है कि ओम का नियम तभी तक पालन हो सकता है, ओम का नियम कोई चालक तभी तक पालन करता है जब तक हम उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते। इन सब चीजों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ओम का नियम पालन होता रहेगा, नहीं तो पालन नहीं हो सकता। अगला है कि अवतल दर्पण के ध्रुव। तीसरे का कर्व, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया, तीसरे का कर्व कि अवतल दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को आरेख दर्शाता है। यानी एक वस्तु है और वह वस्तु कहां रखी है, वह जो वस्तु है वह अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी है। तो मान लीजिए कि ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका फोकस हो गया। अब कोई वस्तु यहां पर स्थित,
अब हमें इसके प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कि इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या है। तो प्रतिबिंब बनने के रूल ये है कि आप सबसे पहले किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेकर चलेंगे। ठीक है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे। जो अपवर्तन के पश्चात, जो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। इस किरण को क्या करिए, पीछे आप बढ़ा दीजिए। पीछे बढ़ा दिया। दूसरी प्रकाश किरण को आप ध्रुव से लेकर चलिए। तो ध्रुव से जाने की किरण जिस कोण से आती है उसी कोण से क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। ये जिस कोण से आए उस कोण से क्या हो गया, परावर्तित। इसको पीछे बढ़ा दीजिए। ये कहीं कहीं इसको मिलेगी, जहां पर ये मिलेगी किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो ये वस्तु हो गई AB और इसका प्रतिबिंब हो गया A' और B'। तो हम नीचे लिखेंगे कि इस दशा में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा होता है, आभासी, ठीक है, और सीधा होता है। वस्तु से बड़ा भी और आभासी और सीधा भी, ठीक है। इसी में एक और अथवा वाला दिया हुआ है कि अगर उत्तल लेंस के फोकस पर वस्तु को रख दे, कहां पर, उत्तल लेंस के फोकस पर। ये इसका अथवा वाला है कि उत्तल लेंस के अगर फोकस पर हम किसी वस्तु को रख दें, ये उत्तल लेंस हो गया और ये इसका फोकस हो गया प्रथम। हमने वस्तु को रख दी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी किरण क्या करेगी, आप यहां से लेके जाएंगे और ये जो दोनों किरणें होती हैं वो सीधी होती है, समांतर होती हैं। ये इसका फोकस है और कहां पर मिलेगी, ये अनंत। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस के फोकस पर रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस के फोकस पर रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, कहां पर बनेगा, वो अनंत पर बनता है। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, ये तीसरे का ख हो गया। इसके बाद से तीसरे का ख। अब तीसरे का ख देखिए क्या है, ये तो तीसरे का ख हो गया। तीसरे का ख, तीसरे का ख, तीसरे के ख में दिया है कि विद्युत हीटर है और विद्युत हीटर की जो सामर्थ्य है 1000 वाट। हीटर की सामर्थ्य कितनी है, हीटर की सामर्थ्य शक्ति भी कह सकते हैं, P बराबर 1000 वाट, यानी 10³ वाट, जो 40 मिनट उपयोग किया जाएगा। समय कितना है, समय केवल 40 मिनट है। इसका मतलब है 40 × 60 क्या सेकेंड, 6 × 24, 2400 सेकेंड तक क्या किया, वो हीटर चला। इसके बाद कह रहा है कि कितनी उष्मा उत्पन्न हुई, उष्मा कितनी उत्पन्न हुई, उष्मा उत्पन्न कितनी हुई, तो हमको W का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे सूत्र P बराबर W/T से, तो W बराबर P × T, तो W बराबर P × T हो गया
ये 2400 यानी 10 की पावर 3 गुणे 2.4 गुणे 10 की पावर 3 यानी कि हम से कह सकते हैं 2.4 गुणे 10 की पावर 6 क्या जूल। 2.4 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर उष्मा क्या हुई उत्पन्न हुई। ठीक है, इसी का एक अथवा वाला सवाल भी दिया हुआ है तीसरे के खा में कि 600 वोल्ट है 5 एम्पियर, 600 वोल्ट और 5 एम्पियर का कोई बल्ब है, तो V बराबर कितना दिया हुआ है, एक अथवा इसका है तीसरे का अथवा कि V बराबर 600 वोल्ट दिया है और धारा 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर इसमें धारा है और बल्ब की जो सामर्थ्य है वह 60 वाट है। बल्ब की सामर्थ्य कितनी 60 वाट का। तो फ्यूज का प्रतिरोध हम सबसे पहले फाइंड कर लें कि फ्यूज का प्रतिरोध कितना है, या फ्यूज के प्रतिरोध को ज्ञात करके भी फाइंड कर सकते हैं, या एक और तरीका है N बल्बों का आप निकाल लीजिए उसके बाद से सामर्थ्य निकालिए। ठीक है, तो फ्यूज का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, या प्रश्नानुसार हम कह दें कि माना कि N बल्ब मान लेते हैं, माना N बल्ब जलाए जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो N बल्बों की सामर्थ्य N इंटू P बराबर क्या हो जाएगा P इंटू I, तो N बराबर P इंटू I बटे P, तो यहां से N बराबर V का मान 600, I का मान 5 और P का मान 7, इससे काटेंगे 10 और 10 में से कितना हो जाएगा 50, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 60 वाट के टोटल 50 बल्बों को जला सकते हैं, 60 वाट के 50 बल्ब जला सकते हैं, कितने से 5 एम्पियर वाले फ्यूज से। अब इसी के बाद जो इसका चौथा क्वेश्चन है विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर, तो बच्चों विद्युत मोटर के बारे में आपको कई बार बताया गया है, इसकी थियरी भी बताई गई है, सिद्धांत भी बताया गया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, या फिर आप अपने नोट्स को या कहीं पर भी आप इसको देख करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट सेट करेंगे। थैंक यू।